हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नॉन स्टॉप पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस क्लास में हम लोग हिंदी के क्वेश्चंस करेंगे और इसके लिए मैंने यहाँ पे 45 क्वेश्चंस सेलेक्ट किए हैं जो कि आपके आने वाले वीडियो एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और ऐसा नहीं कि केवल वीडियो एग्जाम के लिए, कोई भी परीक्षा जहाँ पर हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? दिया गया है शिशु। तो शिशु जो है एक वचन में भी प्रयोग होता है, बहुवचन में भी। भक्ति, तो ये जो है भाववाचक संज्ञा है और ये एक वचन में प्रयोग होती है। पुस्तक, तो ये भी एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग हो सकता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्राण। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि प्राण हो गया, और इसके अलावा आंसू, आंसू हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। दर्शन, आपके दर्शन हो गए, ना कि आपका दर्शन हो गया। इसी तरह हस्ताक्षर, हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। दाम, और इसके अलावा बाल, और होश, होश भाग्य, और होंठ, और इसके अलावा हाल चाल समाचार, हाल चाल या समाचार वगैरह, ये सब जो है हमेशा बहुवचन में प्रयोग होने वाले ये शब्द हैं, तो इनको आप याद रखेंगे। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दिया गया है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग का बताना है। दिया गया है मित्र। तो मित्र आया या मित्र आई, या मेरा मित्र होता है, मेरी मित्र नहीं होता, तो ये पुल्लिंग है। सूचना, सूचना मिली या सूचना मिला, तो सूचना मिली होता है, ये जो है स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। और उपहार, उपहार मिला ना कि मिली, तो ये जो है पुल्लिंग हो जाएगा। अध्याय, अब अध्याय क्या होगा? समाप्त हुआ, अध्याय समाप्त हुआ, ना कि अध्याय समाप्त हुई, तो ये भी पुल्लिंग हो जाएगा। तो स्त्रीलिंग यहाँ पे कौन हो जाएगा? सूचना, सूचना यहाँ पे स्त्रीलिंग हो जाएगा। और इसके अलावा बताइए, पीपल, पीपल, और शीशम, शीशम, नीम, और इमली, इसमें बताइए कौन पुल्लिंग है और कौन स्त्रीलिंग? तो दोस्तों, पेड़ों के नाम ज़्यादातर पुल्लिंग होते हैं, लेकिन कुछ अपवाद होते हैं। तो यहाँ पे पीपल, शीशम और नीम, ये सभी जो है पुल्लिंग है। पीपल, शीशम, नीम, ये तीनों पुल्लिंग है, लेकिन इमली जो है अपवाद में आ जाएगा। इमली जो है स्त्रीलिंग होता है, ये अपवाद है, और बाकी ज़्यादातर पेड़ जो है पुल्लिंग में होते हैं। इमली हो गया, इसके अलावा खेजड़ी का पेड़ होता है, तो खेजड़ी, खेजड़ी भी अपवाद में आता है, ये भी स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल सूचना इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल, वाक्य किस कारक का है? दिया गया है संप्रदान। संप्रदान कारक की विभक्ति क्या होती है? के लिए, और इसके अलावा को। संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए और को जो होती है वो देने के संबंध में, जब कोई चीज दी जाती है लेकिन वापस नहीं ली जाती है, देने के संबंध में अगर को आता है लेकिन वापस ना लिया जाए तो वहां पे संप्रदान कारक होता है। अपादान कारक की विभक्ति क्या होती है? तो अपादान की होती है से, और अलग होने या दूर होने के संबंध में, अलग या दूर होने के संबंध में, जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ पे जो है से जो आया है ये अपादान कारक होगा। संबंध कारक की विभक्ति क्या होती है? का की के, या रा री रे, या ना नी ने। और कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है? को होती है, जैसे कि राम ने मोहन को पीटा, या राम ने मोहन को उधार दिया, तो जहाँ पे देने के संबंध में को आएगा लेकिन वापस लेना होगा तो वहाँ पे कर्म कारक होगा। जैसे कि राम ने मोहन को उधार दिया, उधार दिया है तो वापस भी लेगा, तो यहाँ पे जो को आया है वो कर्म कारक होगा। लेकिन अगर राम ने मोहन को पैसे दिए, उधार नहीं कहा गया, तो वहाँ पे जो को आएगा वो जो है संप्रदान कारक के लिए होगा। ठीक है, क्योंकि वापस अगर नहीं लेना है तो जो है संप्रदान कारक होगा। तो यहाँ पे जो है भूखे को अन्न दो, भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल, तो यहाँ पे जो को आया है ये देने के संबंध में आया और वापस तो लिया नहीं जाएगा। भूखे को अन्न दिया जाएगा तो वापस नहीं लिया जाएगा, ना ही प्यासे को जल दे करके वापस लिया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे दोनों जगह को जो आया है वो संप्रदान कारक की विभक्ति के रूप में आया है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर आएगा, संप्रदान। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, मित्र की भाववाचक संज्ञा है। तो दोस्तों, मित्र की भाववाचक संज्ञा बतानी है। यह है बंधुता। बंधुता भी भाववाचक संज्ञा है, लेकिन ये मित्र से नहीं बनी है। मीत जो है, मीत जो है मित्र का तद्भव हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं।
मित्रता यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मित्र से बनी है। मित्र क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा से मित्रता भाववाचक संज्ञा बन गई, और मित्रवत यहाँ पे विशेषण हो जाएगा। तो भाववाचक संज्ञा हम बना सकते हैं जातिवाचक संज्ञाओं से या व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से, क्रिया से भी बना सकते हैं, विशेषण से भी बना सकते हैं, सर्वनाम से भी बना सकते हैं, अव्यय से भी बना सकते हैं। तो मान लीजिए सर्वनाम से बनाते हैं, जैसे कि अपना, अपना क्या है, सर्वनाम है, इससे क्या बनेगा, भाववाचक संज्ञा अपनत्व या अपनापन, अपनापन। और व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनाते हैं, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा से क्या बना सकते हैं, जैसे गांधी, गांधी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इससे क्या बन जाएगा, गांधीवाद, गांधीवाद। या शिव से बन जाता है शिवत्व। और जातिवाचक से मित्रता हो गया, या जो है लड़का से लड़कपन हो जाता है, या पशु से पशुता हो जाता है। और क्रिया से, तो क्रिया से जैसे क्रिया है सजाना, सजाना से क्या हो जाएगा, सजाना से सजावट, जो कि भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। और इसके अलावा विशेषण से, विशेषण जैसे कि सुंदर, तो सुंदर से क्या हो जाएगा, सुंदरता, सुंदरता हो सकता है, या सौंदर्य भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये सभी क्या हो जाएंगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएंगी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। दिया गया है अपादान, तो अपादान की विभक्ति क्या होती है, से, और ये जो है अलग या दूर होने के संबंध में, अलग या जो है दूर होने के संबंध में अगर से आता है तो वहाँ पे कौन सा कारक होगा, अपादान। करण कारक की विभक्ति भी से होती है या के द्वारा। तो जहाँ पे साधन का बोध होगा, जैसे कि राम चाकू से फल काटता है, तो साधन है चाकू, तो वहाँ पे जो से आएगा वहाँ पे करण कारक होगा। या हम कह सकते हैं जहाँ पे से की जगह हम के द्वारा लगा सकें, वहाँ पे करण कारक हो जाएगा। जैसे कि राम चाकू से फल काटता है या चाकू के द्वारा फल काटता है, तो बात एक ही है। और कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है, को। संबोधन कारक की जो है हे या अहो या अरे, ये सब हो जाएंगे। तो सीमा कुत्ते से डरती है, इसमें कौन सा कारक हो जाएगा, सीमा कुत्ते से डरती है, तो अगर डरती है तो वो दूर जाएगी, और दूर होने के संबंध में जो है कौन सा कारक होता है, अपादान। ठीक है, तो यहाँ पे अपादान हो जाएगा। या फिर ऐसे आप याद रख सकते हैं, जहाँ पे से की जगह आप के द्वारा नहीं लगा सकते, वहाँ पे क्या होगा, अपादान। जैसे सीमा कुत्ते से डरती है, यहाँ पे के द्वारा हम करें, सीमा कुत्ते के द्वारा डरती है, तो ये जो है ग्रामेटिकली सही नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे अपादान हो जाएगा। और जहाँ पे तुलना की जाती है, जैसे कि सीमा रीमा से लंबी है या सीमा रीमा से छोटी है, तो तुलना जब की जाएगी तो वहाँ पे भी तुलना जब होगी यानी कि अलग होने का बोध हो रहा है। ठीक है, रीमा अगर सीमा से लंबी है यानी कि उससे अलग है, तो वहाँ पे भी क्या होता है, अपादान कारक होता है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे अपादान हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं, दिया गया है मच्छर का तत्सम क्या होगा। मच्छर का तत्सम आपको बताना है, मृक्षण, मृक्षण दिया गया है तो ये होता है माखन का, माखन का तत्सम हो जाएगा मृक्षण। मत्सर, मच्छर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, मच्छर जो है ये होता है मच्छर का तत्सम। और स्मश्रु, श्रमश्रु ये जो है किसका होता है, तो ये होता है मूंछ का। और मक्षिका होता है मक्खी का। तो यहाँ पे मच्छर का तत्सम क्या हो जाएगा, मच्छर। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, ठीक है, 3 में न 13 में, इस लोकोक्ति का अर्थ है 3 में न 13 में। दिया गया है हर काम में सफलता, तो ये नहीं होगा। गणित में माहिर, ये भी नहीं होगा। नगण्य, 3 में न 13 में, इसका मतलब क्या होगा, जिसकी कोई गिनती ही ना हो, किसी चीज़ में जिसकी कोई गिनती ना हो, तो नगण्य यानी कि जिसको गिना ना जाए। हर किसी की गिनती में होना, तो ये तो अपोजिट हो जाएगा। नगण्य यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर आएगा, 3 में न 13 में यानी कि उसकी किसी चीज़ में गिनती नहीं है, नगण्य है वो। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, देखा है पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। दिया गया है उपमा, तो उपमा में क्या होता है, उपमा में जो है उपमेय की तुलना की जाती है उपमान से, और इसमें जो है सा या सम या सरिस या जैसा ये सब शब्द आते हैं, वहाँ पे होता है उपमा। और रूपक में क्या होता है, इसमें जो है उपमेय को उपमान डायरेक्ट बता दिया जाता है, वहाँ पे होता है रूपक। जैसे कि सीता का मुख चंद्र सा है, तो सा आएगा तो वहाँ पे उपमा होगा। लेकिन अगर हम कह दें सीता का मुख चंद्र है, तो वहाँ पे जो है डायरेक्ट बता दिया गया, तो वहाँ पे रूपक हो जाएगा। और उत्प्रेक्षा में क्या होता है, उपमेय की उपमान में संभावना प्रकट की जाती है, तो इसमें जो है मनो
या मानो, जनो, जानो, ये सब शब्द आते हैं। जैसे कि सीता का मुख मानो चंद्रमा है, तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा हो जाएगा। अतिशयोक्ति यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ पे किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके कहा जाएगा वहाँ पे क्या होगा, अतिशयोक्ति। अब यहाँ पे कहा जा रहा है पानी परात को हाथ छुओ नहीं, यानी कि पानी के परात को हाथ भी नहीं लगाया। नयनन के जल सो पग धोए, केवल आंखों से जो जल बह रहा है यानी आंसू से जो है पैरों को धो दिया गया। तो बहुत बढ़ा चढ़ा करके कहा जा रहा है, आंसू से किसी का पैर तो धोया नहीं जा सकता। तो बात को अगर बढ़ा के कहा जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, अतिशयोक्ति हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द अरुण का अनेकार्थवाची नहीं है। दिया गया है अरुण, इसका अनेकार्थी कौन सा नहीं है बताना है। सूर्य, तो सूर्य अरुण का अनेकार्थी होता है। लाल भी होता है, सिंदूर भी होता है, अमृत नहीं होता। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है, अमृत। ठीक है, अरुण का अनेकार्थवाची अमृत नहीं होगा। और अमृत का जो है अनेकार्थवाची अगर पूछा जाए तो अमृत जो है जल को भी कहते हैं, और पारा को भी अमृत कहा जाता है, दूध को भी कहते हैं, और इसके अलावा अन्न, अन्न को भी कहते हैं अमृत, और इसके अलावा जो है स्वर्ण को भी कहते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे अमृत जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से अभ्युदय शब्द का सही संविच्छेद कौन सा होगा। ठीक है, अभ्युधन उदय तो ये नहीं होगा, अभिधन उदय, अभिधन उदय, आभधन उदय, तो ये दोनों नहीं होंगे, अभिधन उदय इसका राइट आंसर होगा। और यहाँ पे संधि कौन सी है, तो यण संधि है। यण संधि आप आराम से पहचान सकते हैं, अगर या वा के पहले, या वा के पहले अगर आधा अक्षर आपको दिख जाए तो वहाँ पे यण संधि होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है यण संधि हो जाएगी। और इसका रूल क्या होता है, छोटी ई या बड़ी ई का मेल होता है, अगर अन्य स्वर से, किसी और स्वर से अगर मेल होगा तो बन जाएगा क्या, या बन जाएगा। और छोटा ऊ और बड़ा ऊ का मेल होगा यदि अन्य स्वर से, तो क्या बनेगा, वा बन जाएगा। और इसी तरह री का मेल होता है अन्य स्वर से तो बन जाता है रा। तो यहाँ पे जो है अभी धन उदय, तो इधर जो है छोटी ई है, अभी धन उदय, यहाँ पे छोटी ई है और यहाँ पे क्या है, छोटा ऊ, और ई और ऊ मिलकर के क्या बन जाएगा, या। और क्योंकि इधर छोटा ऊ है तो इधर जो दाईं तरफ जो भी स्वर होगा उसकी मात्रा लग जाएगी, तो यहाँ पे जो है छोटा ऊ हो जाएगा। तो ई और ऊ मिलकर के बनेगा यू। तो अभिधन उदय क्या बन जाएगा, अब यहाँ से भा से अगर छोटी ई हमने हटा लिया तो बचेगा आधा भा, मतलब भा के नीचे हलंत लग जाएगा जब उससे स्वर हटा लेंगे, और ई और ऊ मिलकर के या बन जाएगा। लेकिन क्योंकि इधर ऊ है तो यू बनेगा, तो यू हो जाएगा, और बाकी बचा क्या, दय, तो अभ्युदय। इस तरह से अभ्युदय हो जाता है, अभिधन उदय अभ्युदय। ठीक है, और इसी तरह से जैसे कि देवी धन आगमन, तो यहाँ पे बड़ी ई है और यहाँ पे जो है क्या है, आ, तो बड़ी ई और आ मिलकर के क्या बन जाएगा, या बन जाएगा। और क्योंकि बड़ा आ है तो आ की मात्रा लग जाएगी, तो क्या बन जाएगा, देव्यागमन, देव्यागमन। और एक जो है री वाला लेते हैं, जैसे कि पितृ, पितृ धन आज्ञा, तो यहाँ पे री है और यहाँ पे आ, तो री और आ मिलकर के क्या बनेगा, रा बनेगा, री प्लस आ बनेगा रा, और आ की मात्रा है तो आ की मात्रा लग जाएगी। तो यहाँ पे जो है पित, अब इसमें से स्वर हटा लिया गया, री जो है हटा लिया गया, तो आधा ता बचेगा, और फिर जो है राज्ञा, और इसको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, पित्राज्ञा। ठीक है, तो ये जो त्रा होता है इसमें आधा ता होता है और रा पूरा होता है, तो पित्राज्ञा जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, गांव वालों ने मिलकर यह काम पूरा किया, इस वाक्य में मिलकर किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण क्या होते हैं, जो किसी क्रिया की या जो है विशेषण की या कभी कभी क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाते हैं, उनको क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। एक है परिमाणवाचक, तो परिमाणवाचक में जो है ये क्रिया विशेषण जो परिमाण का बोध कराते हैं वो जो है परिमाणवाचक में आ जाते हैं, जैसे कि बहुत या काफ़ी या जो है कुछ या पर्याप्त या केवल, ये सब जो है आ जाते हैं परिमाणवाचक में। स्थानवाचक में जो है जो क्रिया विशेषण स्थान का बोध कराते हैं, जैसे कि यहाँ वहाँ, यहाँ या वहाँ, या जो है इधर उधर, इधर
इधर उधर या ऊपर नीचे दाएं बाएं, ये सब आ जाते हैं स्थानवाचक में। रीतिवाचक, तो रीति मतलब जो है तरीका, तो जो तरीके का बोध कराते हैं, काम करने के तरीके का बोध कराते हैं, वो आ जाते हैं रीतिवाचक में। जैसे कि सावधानी से, आराम से या धीरे धीरे, ये सब आ जाते हैं रीतिवाचक में। कालवाचक जो है समय का बोध कराते हैं, जैसे कि दिन भर या कभी कभी, आज, कल, सुबह या शाम, दोपहर, ये सब जो है कालवाचक में आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो है गांव वालों ने मिलकर ये काम पूरा किया, तो मिलकर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रीतिवाचक, क्योंकि मिलकर से तो ना स्थान का बोध हो रहा है, ना परिमाण यानी मात्रा का बोध हो रहा है, ना समय का बोध हो रहा है, ये तरीके का बोध हो रहा है। कैसे काम किया इन्होंने, गांव वालों ने मिलकर, तो मिलकर ये काम पूरा किया, मिलकर यहाँ पे रीतिवाचक हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है नरोत्तम शब्द में कौन सा समास है। तो यहाँ पे नरोत्तम में समास बताना है। इसका समास विग्रह क्या होगा, नरों में उत्तम, नरों में उत्तम। तो यहाँ पे कारक की विभक्ति आ गई, और कारक की विभक्ति जब आएगी समास विग्रह करने पर, तो यहाँ पे होता है तत्पुरुष समास, और जिस कारक की विभक्ति आएगी और वही तत्पुरुष हो जाएगा। तो नरों में उत्तम, में जो है किस कारक की विभक्ति होती है, अधिकरण की। अधिकरण की जो है विभक्ति क्या होती है, में या पर, तो यहाँ पे अधिकरण तत्पुरुष इसका राइट आंसर हो जाएगा। और करण करण कारक का जो है एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त, करण कारक की विभक्ति क्या होती है, से, तो शोकग्रस्त हो जाएगा। करण तत्पुरुष का एग्जाम्पल, संबंध तत्पुरुष का जो है क्या हो जाएगा, संबंध कारक की विभक्ति क्या होती है, का, जैसे कि गंगा जल या सभापति, सभा का पति, गंगा जल, गंगा का जल, ठीक है, गंगा जल हो जाएगा या सभापति हो जाएगा। और अपादान तत्पुरुष की बात करते हैं, तो इसकी भी विभक्ति क्या होती है, से, लेकिन अलग या दूर जाने के संबंध में। तो इसके लिए जो है उदाहरण हो सकता है ऋण मुक्त, ऋण मुक्त यानी कि ऋण से मुक्त, या बलहीन, बल से हीन, बल से हीन, तो बल से हीन यानी बल उससे दूर है, ठीक है। तो यहाँ पे ऋण से मुक्त या बल से हीन, या हम कह सकते हैं बलहीन। तो ये जो है अपादान तत्पुरुष के उदाहरण हो जाएंगे। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है इनमें से किसका उच्चारण स्थान दंत है। दिया गया है गा, पा, और ये तालव्य सा और सा। तो दोस्तों दंत की बात करते हैं, दंत जो है कौन से वर्ण होते हैं, तो ता वर्ग के सभी व्यंजन क्या होते हैं, दंत होते हैं। और इसके अलावा आप याद रखेंगे ता से क्या होता है, तंबू, तो तंबू से याद रखेंगे, तंबू में क्या होता है, जलसा होता है। तो ये जो नुक्ता वाला जा होता है, और ला और सा, ये भी दंत होते हैं, ठीक है। तो ता वर्ग का यहाँ पे तो कोई ऑप्शन में वर्ण नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पे सा दिए गए हैं, तो सा जो है राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये सा है, ये तालव्य होता है। और पा, तो पा वर्ग जो है होता है ओष्ठ, तो ये जो है ओष्ठ हो जाएगा। और गा, तो ये का वर्ग में आ जाएगा, तो ये कंठ हो जाएगा, का वर्ग जो है कंठ होता है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे सा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है। तो हिंदी में सर्वनाम की संख्या बतानी है, 12, 10 या 11 या 13। तो अगर सर्वनाम के भेद पूछा जाएगा तो भेद आप बताएंगे 6, लेकिन सर्वनाम की संख्या अगर पूछ ली जाए तो सर्वनाम जो है टोटल होते हैं 11, ठीक है। 11 सर्वनाम होते हैं, और बाकी इनसे जो है और भी सर्वनाम बनते हैं, लेकिन अगर सर्वनाम की संख्या पूछा जाएगा तो 11 ही आप बताएंगे। और कौन कौन से होते हैं, तो मैं हो जाएगा, तुम हो जाएगा, मैं तुम आप हम, और इसके अलावा वो, जो, सो, और इसके अलावा कोई, कुछ, कौन, क्या। तो मैं, तुम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये 11 सर्वनाम हो जाते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। दिया गया है बारात, तो बारात यहाँ पे जो है तद्भव है। इसका तत्सम क्या होता है, इसका तत्सम होता है वर यात्रा, और बारात की जो है वर्तनी भी पूछी जाती है। वर्तनी जो है सही वर्तनी इसकी यही होती है, बारात अगर लिख करके आएगा तो बारात जो है गलत होता है, बारात जो है सही वर्तनी है। और इसका तत्सम क्या होता है, वर यात्रा। वर्षा, तो वर्षा यहाँ पे जो है ये तत्सम है, यहाँ पे अलग लिख देता हूँ, वर्षा जो है क्या है, तत्सम है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हाथी की बात करते हैं तो हाथी तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा, हस्ती, हाथी का तत्सम क्या हो जाएगा, हस्ती हो जाएगा। और आंसू का क्या हो जाएगा, अश्रु।
ठीक है, तो यहाँ पे वर्षा इसका राइट आंसर आएगा। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, इनमें से नयन शब्द में प्रयुक्त कृत प्रत्यय कौन सा है? तो दोस्तों नयन में जो है कौन सा प्रत्यय लगा है? इक या इन या उन या अन? तो नयन में अन प्रत्यय होता है। ठीक है, नी में अन लगाते हैं तो बन जाता है नयन। तो यहाँ पे संधि का जो है आपको रूल नहीं लगाना है। संधि में तो इसका संधि विच्छेद होता है ने प्लस अन, लेकिन नी जो है क्रिया है। नी क्या है? क्रिया। और इसमें अन लगाते हैं तो बन जाता है नयन। तो नी क्या है? क्रिया, और इसमें अन लगाते हैं तो बन जाता है नयन। तो प्रत्यय जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं कृत प्रत्यय, एक होते हैं कृत, या इनको जो है कृदंत प्रत्यय भी बोलते हैं। तो कृत या कृदंत प्रत्यय जो है ये क्रिया के अंत में लगते हैं। किसी क्रिया के अंत में जो प्रत्यय लगेंगे वो जो है क्या हो जाएंगे? कृत या कृदंत प्रत्यय। और बाकी जो बच्चे होते हैं वो होते हैं तद्धित प्रत्यय। किसी अन्य शब्द पर लगेंगे क्रिया के अलावा तो वो होंगे तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तो यहाँ पे नी में लगता है अन, बन जाता है नयन। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर आएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, अब दिए गए हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी, या महावीर प्रसाद द्विवेदी, या भारतेंदु हरिश्चंद्र, या बालकृष्ण भट्ट? तो हिंदी प्रदीप ये जो है पत्रिका है, इसके संपादक थे बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर आएगा, बालकृष्ण भट्ट। और अगर हम बात करते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी की, तो इनकी एक पत्रिका आप याद रखेंगे, सरस्वती। और माखनलाल चतुर्वेदी की एक पत्रिका याद रखेंगे, कर्मवीर। भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो है कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा। तो फिलहाल यहाँ पे हिंदी प्रदीप जो है किसका हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका हो जाएगी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग इनमें से किसने कहा है? ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा है? हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा है। इन्होंने इसको कहा है हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल। और रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को भक्ति काल कहा है। ठीक है, भक्ति काल सबसे पहले नाम इसको किसने दिया? तो रामचंद्र शुक्ल ने दिया। और इसके अलावा जो है बाबू गुलाब राय दिए गए हैं, तो ये यहाँ पे नहीं होगा। ऑप्शन डी, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है किसने? श्याम सुंदर दास ने। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर आएगा, श्याम सुंदर दास। और इसके अलावा भक्ति काल को लोक जागरण का काल किसने कहा है? लोक जागरण का काल। तो भक्ति काल को लोक जागरण का काल कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो फिलहाल यहाँ पे श्याम सुंदर दास इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दिए गए हैं, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो दोस्तों क्रिया जो होती है वो रचना के आधार पर दो तरह की होती है, एक जो है अकर्मक हो जाती है और एक सकर्मक। और किसी वाक्य में आप जो है अकर्मक या सकर्मक आराम से पहचान सकते हैं। सकर्मक के लिए जो है आप वाक्य में क्रिया से पहले क्या या किसे लगाएंगे, तो अगर उत्तर मिलेगा तो वहाँ पे सकर्मक क्रिया होगी, अगर उत्तर नहीं मिलता है तो अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो इस तरह से आसानी से पहचान सकते हैं। एक है चालक गाड़ी चलाता है। तो चालक गाड़ी चलाता है, चालक क्या चलाता है? गाड़ी चलाता है। तो यहाँ पे जो है क्या से उत्तर मिल गया, तो इसलिए ये जो है सकर्मक हो जाएगा। यहाँ पे सकर्मक क्रिया है। माँ स्वेटर बुनती है, माँ क्या बुनती है? तो क्या से यहाँ भी उत्तर मिल रहा है, स्वेटर बुनती है, तो ये भी सकर्मक का उदाहरण हो जाएगा। रामू खाना खा रहा है, रामू क्या खा रहा है? तो रामू खाना खा रहा है, तो यहाँ भी सकर्मक हो जाएगा। श्याम हंसता है, श्याम क्या हंसता है? तो यहाँ पे उत्तर आपको नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर आएगा, श्याम हंसता है। ये जो है अकर्मक क्रिया का यहाँ पे उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, तो क्या या किसी में से किसी से भी उत्तर मिल जाए, जैसे कि राम ने मोहन को पीटा, तो राम ने किसे पीटा? किसी से उत्तर मिल गया, मोहन को पीटा, तो वहाँ पे भी क्या होगा? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, शिवालय में कौन सा समास है? शिवालय में समास बताना है। तो शिवालय इसका समास विग्रह क्या होगा? शिव का आलय, शिव का आलय, आलय मतलब घर। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? का किसकी विभक्ति होती है? तो का जो है संबंध कारक, तो यहाँ पे हो जाएगा संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष यहाँ पे हो जाएगा पहला ऑप्शन। और इसके अलावा संप्रदान की बात करते हैं, संप्रदान की विभक्ति क्या होती है? के लिए, तो इसके लिए जो है उदाहरण क्या हो सकता है? विद्यालय,
विद्यालय यानी कि विद्या के लिए आलय, विद्यालय हो जाएगा संप्रदान का उदाहरण। कर्म तत्पुरुष का जो है क्या हो सकता है, तो गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। तो को जो है कर्मकारक की विभक्ति हो जाएगी, करण की होती है से, तो इसके लिए जो है जैसे कि शोकाकुल, शोकाकुल, शोक से आकुल, ठीक है, तो यहाँ पे करण कारक हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे संबंध तत्पुरुष हो जाएगा शिवालय में। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, इनमें से साकेत के रचयिता कौन है, साकेत के रचयिता कौन है, धनपाल या मैथिली शरण गुप्त या हेमचंद्र या मेरुतुंग। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, मैथिली शरण गुप्त जो है साकेत के रचयिता हो जाते हैं। और इसके अलावा जो है मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं आप याद रखेंगे, साकेत हो गया पंचवटी, पंचवटी और जयद्रथ वध, जयद्रथ वध और जय भारत, जय भारत इनकी रचना है, यशोधरा इनकी प्रमुख रचना है। तो ये जो है इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, इनको आप जरूर याद रखेंगे। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दिए गए हैं, अंधा युग इनमें से किस विधा की पुस्तक है। तो अंधा युग ये जो है किस विधा की पुस्तक है, काव्य है या नाटक है या एकांकी है या गीत नाट्य है। तो अंधा युग जो है एक गीत नाट्य है, ऑप्शन डी यहाँ पे गीत नाट्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये किसकी है, तो ये है धर्मवीर भारती की, धर्मवीर भारती की ये रचना है। और इनकी कुछ और रचनाएं आप याद रखेंगे, जैसे कि गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता, और इसके अलावा जो है सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा याद रखेंगे। और इनकी एक जो है प्रमुख रचना है ठेले पर हिमालय, ठेले पर हिमालय, ठीक है। तो ये जो है इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हो जाती हैं। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, दिया गया है पूड़ी। तो पूड़ी तली गई या तला गया, तो पूड़ी जो है तली गई, तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। इसके अलावा मिर्च, लौंग, धनिया, तो मिर्च जो है खत्म हो गई या मिर्च जो है तीखी है, तो ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। और लौंग, तो लौंग जो है अच्छी है कह सकते हैं, या लौंग खत्म हो गई, तो ये भी स्त्रीलिंग होगा। पुल्लिंग हो जाएगा यहाँ पे धनिया, धनिया क्या बोलेंगे आप, खड़ा धनिया या खड़ी धनिया, तो खड़ा धनिया बोला जाता है, पुल्लिंग होगा। कुछ लोग बोल देते होंगे खड़ी धनिया या धनिया खत्म हो गई बोलते होंगे, लेकिन वो व्याकरण की दृष्टि से गलत होगा। धनिया जो है पुल्लिंग है। ज़्यादातर मसालों के नाम जो है क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, कुछ अपवाद होते हैं। तो जैसे कि धनिया हो गया, ये अपवाद में आ जाएगा। जीरा भी अपवाद में आता है, जीरा भी पुल्लिंग हो जाएगा। और नमक, नमक, तेज पत्ता, तेज पत्ता, और इसके अलावा केसर, तो ये कुछ मसाले हैं धनिया को लेकर के, धनिया, जीरा, नमक, तेजपत्ता, केसर, ये सब जो है पुल्लिंग में आते हैं। और बाकी जो है मिर्च, लौंग, हल्दी और इलायची, दालचीनी, ये सब जो मसाले हैं, ज़्यादातर मसाले जो है स्त्रीलिंग ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है धनिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, नाक दबाने से मुंह खुलता है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो नाक दबाने से मुंह खुलता है, दिया गया है ज़्यादा बातें करना, ये नहीं होगा। मुंह के अनुसार बातें, ये भी नहीं होगा। एक ही बात पर भिन्न भिन्न कथन, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी कठोरता से कार्य सिद्ध होता है, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाक दबाने से मुंह खुलता है, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे बचपन में आपको दवा पिलाती थी मम्मी, तो आप क्या करते थे, मुंह बंद कर लेते थे कि दवा पीना नहीं है, लेकिन मम्मी को तो पिलाना है दवा, तो वो क्या करती थी, नाक दबा लेती थी। तो नाक जब दबा लेंगी तो अब जो है आपको मुंह खोलना पड़ेगा सांस लेने के लिए, उसी समय जो है वो पिला देती थी। तो नाक दबाने से मुंह खुल जाता है, ठीक है, यानी कि कठोरता से, जब वो कड़ाई करती है आपकी नाक पकड़ लेती है, तब जो है काम उनका हो जाता है। तो कठोरता से कार्य क्या होता है, सिद्ध हो जाता है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दिया गया है, जो बाएं हाथ से काम करता हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है। जो बाएं हाथ से काम करता हो, सिद्ध काम नहीं होगा, सब्यसाची, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, सब्यसाची। सभ्य मतलब बायां भी होता है, तो सब्यसाची इसका राइट आंसर होगा। बाकी जो है सिद्ध काम, सिद्ध काम जो है किसको कहेंगे, जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो उसको बोलेंगे सिद्ध काम। सांघातिक मतलब क्या होगा, तो प्राणों पर संकट लाने वाला, प्राणों पर संकट लाने वाला, तो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, सांघातिक।
स्वेदज मतलब क्या होगा? स्वेद मतलब होता है पसीना, स्वेदज मतलब पसीने से उत्पन्न, पसीने से उत्पन्न, पसीने से उत्पन्न जो है हो जाएगा स्वेदज। तो फिलहाल यहाँ पे सव्यसाची हो जाएगा, जो बाएं हाथ से काम करता हो उसके लिए। फिर अगला है अनामिका के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या जयशंकर प्रसाद, या महादेवी वर्मा, या सुमित्रानंदन पंत। तो अनामिका ये जो रचना है ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा जो है सूर्यकांत त्रिपाठी की रचनाएं आप याद रखेंगे परिमल, परिमल और कुकुरमुत्ता, ये जो है इनकी काफ़ी फेमस रचना है कुकुरमुत्ता। और इसके अलावा जो है अप्सरा याद रखेंगे इनकी, अप्सरा और जूही की कली, जूही की कली। तो ये जो है इनकी कुछ रचनाएं हो जाती हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है समूल का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा है? समूल का विलोम बताना है विपन्न, विपन्न ये जो है किसका विलोम होता है? तो विपन्न हो जाएगा संपन्न का, संपन्न का विलोम क्या होता है? विपन्न। क्षुब्ध, तो क्षुब्ध का विलोम क्या होगा? शांत। समूल का हो जाएगा निर्मूल। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है यदि वह जीतेगा तो उसे पुरस्कार मिलेगा, ये किस प्रकार का वाक्य है? तो दोस्तों यदि वह जीतेगा तो उसे पुरस्कार मिलेगा, ये हो जाएगा संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य में जो है कोई संकेत दिया जाता है, जैसे इसमें संकेत दिया जा रहा है यदि वो जीतेगा तो उसे पुरस्कार मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। वाक्य की बात करते हैं तो ये जो है रचना के आधार पर तीन तरह के होते हैं, रचना के आधार पर तीन तरह के होते हैं। एक जो है सरल वाक्य हो जाते हैं, सरल, और एक जो है मिश्रित, और एक जो है हो जाएंगे संयुक्त। और इसके अलावा जो है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य जो है कितने तरह के होते हैं? 8 तरह के होते हैं। तो 4 यहाँ पे दिए गए हैं। विधानवाचक जो है कौन से होते हैं? तो जिसमें जो है किसी कार्य का या बात का होना पाया जाएगा वहाँ पे विधानवाचक होगा, जैसे कि राम स्कूल जाता है। निषेधवाचक, तो जहाँ पे किसी कार्य का या बात का ना होना पाया जाए वहाँ पे निषेधवाचक हो जाएगा, जैसे कि राम स्कूल नहीं जाता है। संकेतवाचक, तो इस तरह का वाक्य जैसे कि यदि वो जीतेगा तो उसे पुरस्कार मिलेगा, तो ये जो है संकेतवाचक हो गया। आज्ञावाचक, जहाँ पे आज्ञा दी जाएगी, जैसे कि तुम आज स्कूल जाओ, तो ये आज्ञावाचक हो जाएगा। और इसके अलावा जो है विस्मयवाचक, जहाँ पे विस्मय जैसे कि दुख या हर्ष या जो है घृणा आदि का भाव जहाँ पे आएगा वहाँ पे जो है विस्मयवाचक हो जाएगा। और संदेहवाचक, जहाँ पे संदेह होगा, संदेह होगा जैसे कि आशा है कि वो आज आए, या आशा है कि आज मेहमान घर पर आए, इस तरह के वाक्य जो है संदेहवाचक हो जाएंगे। इच्छावाचक, इसके अलावा इच्छावाचक हो जाएगा जहाँ पे कोई विश की जाती है, इच्छा प्रकट की जाती है, जैसे कि ईश्वर तुम्हें दीर्घायु रखे, ठीक है। और इसके अलावा जो है आखिरी बच जाएगा प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक जहाँ पे प्रश्न पूछा जाएगा, तो ये जो है 8 प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे जो है यदि वो जीतेगा तो उसे पुरस्कार मिलेगा, ये जो है संकेतवाचक का उदाहरण हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दिए गए हैं आपसे अरसे के बाद मुलाकात हो रही है, इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो क्रिया विशेषण की बात पहले भी कर चुके हैं, ये जो है 4 तरह के होते हैं। आपसे अरसे के बाद मुलाकात हो रही है, तो रीतिवाचक यहाँ पे नहीं होगा, स्थानवाचक भी नहीं होगा, परिमाणवाचक भी नहीं होगा, कालवाचक। आपसे अरसे के बाद, यहाँ पे जो है अरसे के बाद, इससे जो है क्या बोध हो रहा है? समय का बोध हो रहा है। तो जहाँ पे समय का बोध होगा जिस क्रिया विशेषण से, वहाँ पे क्या हो जाएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है इनमें से कौन सी पहाड़ी बोली है? मगही, मैथिली, कुमाऊनी, छत्तीसगढ़ी। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं हिंदी की, हिंदी की जो है 5 उपभाषाएं हैं, और कौन कौन सी हैं? तो एक तो हो जाती है पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी हो जाती है जिसमें जो है अवधी, अवधी और बघेली, और एक जो है छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी। तो ये जो है पूर्वी हिंदी में आ जाती हैं। और इसके अलावा पश्चिमी हिंदी में, पश्चिमी हिंदी में 5 उपबोलियाँ हो जाती हैं। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी? तो इसमें जो है बुंदेली, बुंदेली और कन्नौजी,
कन्नौजी और ब्रज, और इसके अलावा जो है खड़ी बोली जिसको कौरवी भी बोलते हैं, और इसके अलावा बांगरू जिसको हरियाणवी भी बोलते हैं, और पश्चिमी हिंदी हो गया, और इसके अलावा जो है राजस्थानी में आपका हो जाता है जयपुरी, और इसके अलावा मेवाती हो जाएगी, मारवाड़ी और मालवी, ये सब राजस्थानी में आ जाती हैं। और फिर जो है बिहारी हिंदी में कौन कौन सी उपबोलियाँ आ जाएंगी, तो बिहारी में जो है मगही, भोजपुरी और मैथिली, ये जो है बिहारी हिंदी में आ जाएंगी। और इसके अलावा बच जाएगा पहाड़ी, तो पहाड़ी में आपकी जो है कुल्लुई हो जाएगी, और गढ़वाली, और एक जो है कुमाऊनी। तो यहाँ पे पहाड़ी बोली कौन सी है, मगही, ये तो जो है किस में आ जाएगी, बिहारी में, और मैथिली भी बिहारी में हो जाएगी, कुमाऊनी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ी किस में हो जाएगी, तो छत्तीसगढ़ी आपकी पूर्वी हिंदी में हो जाएगी। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कुमाऊनी। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है रुपया शब्द का तत्सम क्या होगा। रुपया का आपको तत्सम बताना है। ठीक है, रुपया, रूपक और रुपया। तो दोस्तों रुपया का तत्सम क्या होगा, रुपया का तत्सम हो जाएगा रोप्या। पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रोप्या। इसके अलावा रोटी का तत्सम क्या होगा, राख का तत्सम क्या होगा, लकड़ी का तत्सम क्या होगा। तो दोस्तों रोटी का हो जाएगा रोटिका, और राख का क्या हो जाएगा, राख का हो जाएगा छाड़, और लकड़ी का हो जाएगा लगुड़। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है लड़का आया, इस वाक्य में क्रिया कौन से काल का बोध करा रही है, अपूर्ण भूत या सामान्य भूत या आसन भूत या पूर्ण भूत। तो दोस्तों भूतकाल की बात करते हैं, इसके जो है 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, तो अपूर्ण भूत हो गया, अपूर्ण भूत में जो है अपूर्ण यानी कि काम पूरा नहीं हुआ है, तो भूतकाल में जहाँ पे कार्य के पूरा ना होने का बोध हो वहाँ पे अपूर्ण भूत हो जाएगा। और इसमें जो है लास्ट में रहा था या रही थी जैसे शब्द आते हैं, रही थी या रहे थे, जैसे कि वो पढ़ रहा था, तो पढ़ रहा था यानी कि पढ़ने का काम अभी पूरा नहीं हुआ था, तो ये जो है अपूर्ण भूत हो जाते हैं। सामान्य भूत में जो है क्या होता है, आया या गया या पढ़ा लिखा ये सब, या था या थी जैसे शब्द आते हैं, जैसे वो पढ़ता था, वो लिखता था, था थी या थे जैसे शब्द आएंगे, तो वहाँ पे जो है क्या होगा, सामान्य भूत। और आसन्न भूत, तो आसन्न भूत में क्या होगा, काम अभी अभी पूरा हुआ है, जहाँ पे काम अभी अभी पूरे होने का बोध हो वहाँ पे आसन्न भूत हो जाएगा। जैसे कि लड़का आया है, भूतकाल में अभी अभी काम पूरे होने का बोध हो रहा है, लड़का आया है। या जो है मैंने आम खाया है, तो यहाँ पे आया है, खाया है, लिखा है, पढ़ा है, इस तरह के शब्द आते हैं लास्ट में। और पूर्ण भूत जहाँ पे काम भूतकाल में पूरा हो चुका है, जैसे कि लड़का पढ़ चुका था, तो इसमें चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये सब शब्द आते हैं, वो जो है पूर्ण भूत हो जाता है। इसके अलावा जो है संदिग्ध भूत में क्या होता है, इसमें जो है संदेह होता है, भूतकाल में किसी काम के होने का संदेह होता है, जैसे कि लड़का आया होगा या राम ने पढ़ा होगा। तो भूतकाल में जो है किसी काम के होने का संदेह होता है, 100% नहीं होता है, तो वहाँ पे जो है संदिग्ध भूत हो जाता है। और इसके अलावा लास्ट हो जाता है हेतु मद भूत। तो इसमें कोई शर्त जहाँ पे दी रहेगी भूतकाल में कि अगर ऐसा तुमने किया होता तो ऐसा हो जाता, जैसे कि यदि तुमने पढ़ा होता तो सफल होते। तो भूतकाल में यदि तुमने पढ़ा होता तो क्या होते, सफल होते, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हेतु मद भूत, जहाँ पे कोई शर्त दी रहेगी। ठीक है, तो ये जो है 6 भेद हो जाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे लड़का आया कौन सा हो जाएगा, सामान्य भूत, ऑप्शन बी यहाँ पे आया गया पढ़ा लिखा ये सब जो है सामान्य भूत में आ जाएंगे। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है
इस करुणा कलिल हृदय में अब करुणा कलित रागिनी बजती। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया छेकानुप्रास। छेकानुप्रास में क्या होता है, इसमें जो है एक वर्ण दो बार आता है, तो वहाँ पे होता है छेकानुप्रास। लगातार दो शब्दों में एक ही वर्ण जो है आएगा, दो बार आएगा। जैसे कि इस करुणा कलिल, तो करुणा कलिल दो लगातार शब्दों में एक ही वर्ण आ गया का, तो जब जो है एक ही वर्ण रिपीट होगा लगातार दो शब्दों में, वहाँ पे छेकानुप्रास हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है इस करुणा कलिल हृदय में, और यहाँ भी देखेंगे अब करुणा कलित रागिनी बजती, तो यहाँ पे छेकानुप्रास हो जाएगा। या जैसे कि अति आनंद मगन महतारी, तो अति आनंद में भी आ जो है रिपीट हो रहा है, और मगन महतारी में भी माँ जो है रिपीट हो रहा है, तो उसमें भी छेकानुप्रास हो जाता है। वृत्त्यानुप्रास में क्या होता है, वृत्त्यानुप्रास में जो है एक ही वर्ण बार बार आता है। जैसे कि रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं रा जो है बार बार रिपीट हो रहा है, एक ही वर्ण बार बार रिपीट होगा, तो वहाँ पे वृत्त्यानुप्रास हो जाएगा। श्रुत्यानुप्रास में एक ही वर्ग के वर्ण आते हैं, जैसे कि दिनांत था दीनानाथ, दीनानाथ डूबते सधेनु, ऐसे जो है ये कुछ लाइन आगे भी है। तो यहाँ पे जो है आप देखेंगे दिनांत, तो दा ना ता, ये टावर के तीनों हो जाते हैं, और था फिर से टावर का, दीना नाथ, ये चारों यहाँ पे टावर के हो जाएंगे, और डा यहाँ पे तो अलग हो जाएगा, बा भी अलग हो जाएगा, लेकिन ता फिर से आ गया, और सधेनु तो धा और ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं टावर के सारे वर्ण बार बार रिपीट हो रहे हैं। और अंत्यानुप्रास की बात करते हैं तो इसमें अंतिम वर्ण बार बार आता है, जैसे कि कहत नटत रीजत खिजत, कहत नटत रीजत खिजत, रीजत खिजत खिलत लजियात। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ता आपको देखने को मिल रहा है बार बार रिपीट हो रहा है, अंतिम वर्ण कहत नटत रीजत खिजत, अंतिम वर्ण जहाँ पे रिपीट होगा वहाँ पे अंत्यानुप्रास हो जाएगा। और अनुप्रास के कितने भेद होते हैं, 5 होते हैं, तो 4 यहाँ पे ये हो गए, और पांचवा कौन सा हो जाएगा, तो पांचवा बच गया लाटानुप्रास। लाटानुप्रास में क्या होता है, इसमें जो है एक शब्द की आवृत्ति होती है, लेकिन अर्थ वही रहता है। इसमें जो है वर्ण की नहीं बल्कि शब्द की आवृत्ति होती है, जैसे कि पूत कपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय, और फिर जो है पूत सपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पूत 2 बार आ गया, तो 2 बार आ गया, का धन संचय, ये सभी जो है रिपीट हो रहे हैं, लेकिन इनका अर्थ अलग नहीं है। अलग अगर अर्थ होता तब तो जो है यमक अलंकार हो जाता, लेकिन अगर शब्द रिपीट हो और अर्थ भी वही हो तो वहाँ पे लाटानुप्रास होता है। तो ये जो है लाटानुप्रास का उदाहरण हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे छेकानुप्रास इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, इनमें से कौन सा शब्द विहंग का अर्थ नहीं है? तो विहंग का कौन सा अर्थ नहीं है? विहंग जो है विमान को भी कहते हैं, और इसके अलावा बादल को भी कहते हैं, पक्षी को भी कहते हैं, पक्षी को विहंग भी कहते हैं, विहग भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो है विलास इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, विलास का मतलब क्या होता है, सुख या आनंद, सुख या आनंद को क्या कहते हैं, विलास कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है विमान, बादल, पक्षी, ये सब विहंग के अनेकार्थी हैं, विलास यहाँ पे नहीं है, तो यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, मूक होई वाचाल पंग चढ़े गिरवर वहन, जासु कृपा सु दयाल दवहु सकल कलिमल दहन। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? ये गया दोहा। तो दोहा में जो है विषम चरण में, यानी पहला और तीसरा जो चरण होता है विषम चरण, उसमें 13-13 मात्राएं होती हैं, और सम चरण में 11-11, सम चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। सोठा में जो है इसका उल्टा हो जाता है, विषम चरण में 11-11 मात्राएं, और सम चरण में जो है 13-13 मात्राएं होती हैं। और अगर हम रोला की बात करते हैं तो रोला में जो है टोटल 24 मात्राएं होती है, इसमें 24 मात्राएं होती हैं प्रत्येक पंक्ति में, और इसमें 4 पंक्तियां होती हैं, 4 पंक्ति इसमें होती हैं। और इसमें जो है 11वीं मात्रा और 13वीं मात्रा पर क्या होता है, विराम होता है, या इसको यति बोलते हैं, विराम या यति होता है। और बरवे में क्या होता है, तो बरवे में जो है विषम चरण में 12-12 मात्राएं होती हैं, और जो सम चरण होता है उसमें 7-7 मात्राएं होती हैं। तो मात्राएं कैसे गिनेंगे, तो मात्राएं जो है 2 तरह की होती है, एक होती है लघु, लघु के लिए ये सिंबल होता है और ये 1 मात्रा के बराबर होता है, और दूसरा होता है गुरु, गुरु तो इसका सिंबल ये होता है और ये 2 मात्राओं के बराबर होता है।
ये एक मात्रा के बराबर लघु, और गुरु जो है 2 मात्रा के बराबर। लघु जो है जो लघु मात्राएं होती हैं, जैसे छोटा आ या छोटी ई या छोटा ऊ, इनकी मात्राओं के लिए जो है लघु लगता है, और बाकी जो है ए हो या ए हो या ओ या अ या अन, तो इनके लिए जो है गुरु लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे मूक होई वाचाल, मूक यहाँ पे बड़ा ओ की मात्रा है तो गुरु लगेगा, यहाँ पे लघु लगेगा। कोई मात्रा नहीं है तो यानी कि आ की मात्रा है, छोटा आ, और यहाँ पे गुरु में बड़ा आ भी शामिल कर लीजिए, बड़ा आ भी होगा। होई तो यहाँ पे भी गुरु लगेगा, और यहाँ पे लघु, यहाँ पे गुरु, यहाँ पे गुरु, यहाँ लघु, और यहाँ पे पंगु, तो इसमें गुरु लगेगा, अन की मात्रा है, और यहाँ लघु 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 लघु, और यहाँ लघु लघु, छोटी की मात्रा के लिए लघु लगता है, और यहाँ भी लघु, इन तीनों में लघु। तो अब इसको काउंट कर लेते हैं, तो 2 1 3, 2 5 1 6, 2 8, 2 10, 1 11, यहाँ तक हो गया 11। तो ये जो है पहला चरण है जिसमें 11 मात्राएं हैं, पहले चरण में 11 मात्राएं हो गई। और जो दूसरा चरण है तो इसमें 2 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, 7 8, 9 10, 11 12 13, और दूसरे चरण में 13। तो विषम चरण में 11 मात्रा है और सम चरण में 13, तो ये कौन सा हो जाएगा? सोरठा हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है, सोरठा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है अघोष अल्प प्राण का उदाहरण है। तो दोस्तों अघोष अल्प प्राण आपको बताना है, इसमें से कौन सा है? तो अघोष की बात करते हैं। अघोष जो है कौन से होते हैं? तो जो किसी भी वर्ग में पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे जो वर्ण होते हैं वो होते हैं अघोष। और सघोष जो है जो बाकी बचे, सघोष जो है तीसरे और चौथे और पांचवें नंबर पे जो वर्ण होते हैं वो हो जाते हैं सघोष, या इनको घोष भी बोलते हैं। और अल्प प्राण कौन होते हैं? तो अल्प प्राण जो है जो विषम संख्या पे होते हैं, पहले और तीसरे और पांचवें स्थान पर। और महाप्राण कौन से होते हैं? तो महाप्राण जो सम संख्या पे होते हैं, दूसरे और चौथे नंबर पे। तो यहाँ पे जो है छा, ये हो जाएगा दूसरे नंबर पे, ठा टा ठा दूसरे नंबर पे ये भी हो जाएगा, पापा बाबा माँ ये पांचवें नंबर पे है, और का ये पहले नंबर पे। तो अघोष जो है पहले और दूसरे वाले होते हैं, तो पांचवा वाला तो हट जाएगा यहाँ पे। और इसके अलावा अल्प प्राण होना चाहिए, तो अल्प प्राण जो है सम संख्या वाला नहीं होता है, तो ये दोनों भी हट जाएंगे। अल्प प्राण जो है विषम वाला होता है, तो का यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है देखिए अवगत और अवगत शब्द युग्म का सही अर्थ आपको बताना है। तो अवगत मतलब क्या होता है? अवगत मतलब होता है ज्ञात, और अवगत का मतलब क्या होता है? प्रातःकालीन स्नान, प्रातःकालीन स्नान। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञात बेकार, ये नहीं होगा। अवगत मतलब ज्ञात और अवगत मतलब प्रातःकालीन स्नान, तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा बताइए अयश और अयस, और इसके अलावा जो है एक और एक के, और इसके अलावा उपयुक्त, उपयुक्त और उपर्युक्त। तो दोस्तों यहाँ पे जो है अयस की बात करते हैं। अयस का मतलब होता है, यस मतलब होता है नाम, और अयस का मतलब हो जाएगा बदनामी, बदनामी। और ये वाला जो अयस है इसका मतलब होता है लोहा। एक का मतलब क्या होता है? एक जो है ये संख्या हो जाएगी। और एक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एकता। उपयुक्त मतलब क्या होता है? उपयुक्त मतलब ठीक या उचित। और उपर्युक्त मतलब क्या होता है? ऊपर कहा गया, ऊपर कहा गया। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है उद्धत और उद्यत शब्द युग्म का सही अर्थ बताना है। तो उद्धत, उद्धत मतलब क्या होता है? दिया गया तैयार, तो उद्धत मतलब तैयार नहीं होता। और उद्यत मतलब तत्पर या तैयार तो होता है, तो यहाँ पे ये नहीं होगा, क्योंकि उद्धत मतलब तैयार नहीं होता है, और उद्धत मतलब तत्पर भी नहीं होता, तो ये भी गलत हो जाएगा। उद्धत मतलब होता है उद्दंड। उद्धत मतलब क्या होता है? उद्दंड होता है, और उद्दंड केवल इसमें दिए गए हैं सी में। और उद्यत मतलब क्या होता है? उद्यत मतलब तत्पर या तैयार, तो यहाँ तत्पर दिए गए हैं, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उद्धत मतलब उद्दंड भी होता है या उपद्रवी भी होता है, और उद्यत मतलब तत्पर या तैयार, तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप दिए गए हैं आपको, निम्न में से अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है। अर्जुन का पर्यायवाची कौन सा नहीं है बताना है। गुडाकेश ये अर्जुन का पर्यायवाची है। धनंजय भी होता है और कौंते भी होता है। निसंगी यहाँ पे राइट आंसर होगा। निसंगी ये जो है धनुर्धर का पर्यायवाची होता है। धनुर्धर का पर्यायवाची क्या होता है? निसंगी। तो गुडाकेश, धनंजय, कौंते और इसके अलावा जो है पार्थ, पार्थ भी अर्जुन का पर्यायवाची होता है। और इसके अलावा गांडीवधर, गांडीव जो कि अर्जुन के धनुष का नाम था, तो गांडीवधर ये जो है अर्जुन का पर्यायवाची हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ज्योति का विलोम क्या होगा? ज्योति का विलोम आपको बताना है। ज्योति मतलब क्या होता है? प्रकाश। तम मतलब अंधकार, और यही जो है हो जाएगा इसका राइट आंसर। दीप्ति मतलब क्या होता है? चमक, तो दीप्ति यहाँ पे नहीं होगा। दीप्त का वैसे विलोम पूछा जाए तो अदीप्ति होगा। और शमन, शमन का विलोम क्या हो जाएगा? तो शमन का हो जाएगा उद्वेलन। क्या हो जाएगा? उद्वेलन। या शमन का ज्वलन भी हो सकता है। और सुषुप्ति का विलोम क्या होगा? तो सुषुप्ति का विलोम हो जाएगा जागृति। तो फिलहाल यहाँ ज्योति का जो है तम हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, अब दिया गया है दैविक का विलोम होगा। दैविक का विलोम आपको बताना है। तुच्छ या विदेह या ऐहिक या भौतिक। तो दोस्तों तुच्छ का विलोम क्या होता है? तुच्छ का होता है महान। और विदेह का विलोम क्या होगा? तो विदेह का विलोम हो जाएगा देह। ऐहिक, तो ऐहिक का विलोम क्या होता है? दैहिक। इसका विलोम होता है दैहिक। दैविक का हो जाएगा भौतिक। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा भौतिक। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, परिपत्र किस श्रेणी में आता है? परिपत्र जो है किस श्रेणी में आता है? व्यक्तिगत पत्र या पारिवारिक पत्र या सामाजिक पत्र या कार्यालयी पत्र? तो परिपत्र जो है ये कार्यालयी पत्र होता है। परिपत्र किसको कहते हैं? तो जब किसी आदेश या सूचना को कई अधिकारियों या कार्यालयों तक पहुंचाना होता है तो जो पत्र लिखा जाता है उसको बोलते हैं परिपत्र। जो कि किसी आदेश या सूचना को कई अधिकारियों या कार्यालयों तक पहुंचाया जाता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? परिपत्र बोलेंगे। और ये जो है कार्यालयी पत्र होता है। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब देखा है सरकारी पत्रों में सामान्यतः किस संबोधन का प्रयोग किया जाता है? तो सरकारी पत्र या इनको शासकीय पत्र बोलते हैं। और इसमें जो है किस संबोधन का प्रयोग करते हैं? श्रीमान या मान्यवर या महोदय या महाशय। तो शासकीय पत्र या सरकारी पत्रों में महोदय का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, महोदय का प्रयोग किया जाता है। और ये जो है अपने से समकक्ष या उच्च अधिकारी जो होते हैं उनको जो है भेजा जाता है सरकारी पत्र या शासकीय पत्र। तो यहाँ पे महोदय करके संबोधित किया जाता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न घटकों में से सरकारी पत्र में कौन सा घटक नहीं होता? तो सरकारी पत्र या शासकीय पत्र इनमें से कौन सा घटक नहीं होता? तो संबोधन जो है, संबोधन बिल्कुल होता है। और क्या कह के संबोधित किया जाता है? महोदय। सरकारी पत्र में महोदय जो है संबोधन के रूप में होता है। और स्थान का नाम भी होता है, यानी कि जहाँ से भेजा जा रहा है वहाँ का नाम होगा और तारीख तो होगी ही होगी। अभिवादन नहीं होता। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और जो दोस्त नए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लेंगे, ताकि अगला वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।